एवरीवन, दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू एज़लाइट इंस्टीट्यूट। आज की हमारी जो ये वीडियो होने वाली है उसका टॉपिक है क्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिया का अर्थ क्या होता है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसको क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि। इन सारे के सारे वर्ड से हमें किसी काम के करने या होने का अंदेशा लग रहा है, तो इन सब को हम क्रिया कहते हैं। बात करें धातु की, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं, जैसे कि चल, पढ़, जा, गा आदि। ठीक है, ये धातु के हमारे पास में क्रिया के मूल रूप हैं जिनको हम धातु कहते हैं। धातु के भेदों की अगर हम बात करें तो हमारे पास में दो प्रकार की धातुएं होती हैं। सबसे पहले आती है मूल धातु, जो कि बेसिक है, स्वतंत्र होती है अपने आप में और उसका अर्थ होता है। ठीक है, उसको अपने आप में किसी और की ज़रूरत नहीं होती है पूरा होने के लिए, तो उनको हम मूल धातु की श्रेणी में रखते हैं, जैसे कि पढ़, लिख, गा, जा आदि। ठीक है, यौगिक धातु इसका दूसरा भेद है, जिसमें कि मूल धातु में कोई ना कोई प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द का निर्माण होता है, तो इसको हम यौगिक धातु बोलते हैं। जैसे कि पढ़ के साथ में ना जुड़ा तो बना पढ़ना, लिख के साथ में ना जुड़ा तो बना लिखना, जा के साथ में जा ता जुड़ा तो बना जाता। ठीक है, अब बात करें हमारे पास में धातु के आधार पर क्रिया के भेदों की, तो हमारे पास में तीन भेद आते हैं: प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। ठीक है, तो हमारे पास में ये धातु के आधार पर तीन भेद हैं। सबसे पहले बात करें प्रेरणार्थक क्रिया की, तो जब हमारे पास में जो कार्य चल रहा है या जिसका बोध हो रहा है उसकी प्रेरणा हमें किसी और से मिल रही हो, तो उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि उठना से उठाना या उठवाना आएगा, देना की बजाय दिलाना या दिलवाना आएगा, जैसे करना की बजाय कराना या करवाना आएगा, सोना की बजाय सुलाना या सुलवाना, खाना की जगह पे खिलाना या खिलवाना, पीना की जगह पर पिलाना या पिलवाना आएगा। जैसे कि माता जी ने कहा कि शाम को उठाओ। ठीक है, या फिर माता जी ने शाम को उठाने को कहा। ठीक है, तो उसमें उठाने की क्रिया तो हो रही है, लेकिन उसकी प्रेरणा माँ से मिल रही है, कर्ता को। ठीक है, उसी तरह से राम के कहने पर शाम ने दान दिलाया या दिलवाया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में दान तो हुआ, क्रिया हुई। ठीक है, तो वो शाम को प्रेरणा किससे मिली? राम से मिली। ठीक उसी तरह से हमारे पास में जब हमारे पास में जो क्रिया चल रही है उसकी प्रेरणा का स्रोत कर्ता ना होकर के, कर्ता स्वयं ना होकर के कोई और होगा, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट है हमारे पास में यौगिक क्रिया। तो जब दो या दो से ज्यादा धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है, जैसे कि रोना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना आदि। ठीक है, जैसे कि मान लो कि सेंटेंस है, रोना धोना सेहत के लिए ठीक नहीं है, हमें उठना बैठना आना चाहिए। तो एक ही सेंटेंस में हमारे पास में दो क्रियाएं आ रही हैं। जब दो या दो से ज़्यादा क्रियाएं एक साथ आती हैं तो उनको हम यौगिक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नाम धातु क्रिया। तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं, और इस क्रिया को जो है वो हम नाम धातु क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि लात से लतियाना, बात से बतियाना। जब ये वर्ड्स हमारे पास में किसी सेंटेंस में आएंगे तो वो नाम धातु क्रिया की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास में रचना की दृष्टि से जो है क्रिया के दो भेद हैं: अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, जिसको कि हमने बचपन से पढ़ रखा है। तो जब क्रिया का प्रभाव और फल दोनों ही कर्ता पर पड़ते हैं तब वो क्रिया अकर्मक होती है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप, आशा हंस रही है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में हंस रही है में कर्म नहीं है, क्रिया है खाली। ठीक है, अलका सोएगी, शीला रोई, तो इन सारे सेंटेंसेस में हमारे पास में सिर्फ क्रिया है, कर्म नहीं है। ओके, तो ये सारे के सारे आते हैं हमारे पास में अकर्मक क्रिया की श्रेणी में। दूसरी तरफ सकर्मक क्रिया की अगर हम बात करें तो जब क्रिया का फल जो है वो कर्म पर पड़ता है तो उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। जैसे कि मैंने फल खरीदे, तो हमने खरीदे, खरीदे जो है वो क्रिया है, लेकिन क्या खरीदा वो कर्म है। जैसे कि फल खरीदे, तो उसमें जो फल है वो कर्म है। तो जब हमने फल खरीद लिए तो हमारे पास में क्या हुआ? उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, एक जगह से वो दूसरी जगह पर आ गए। पहले शॉपकीपर के पास से दुकानदार के पास में थे, लेकिन जब हमने खरीद लिए तो उसके ऑनर जो है वो हम बन गए और साथ में उसकी जगह जो है वो डिस्प्लेस हुई। ठीक है, तो हमारे पास में फर्क जो है वो किसके ऊपर पड़ा? प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ा, कर्ता के ऊपर ना पड़ के। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो क्रिया यूज होती है उसको हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ओके।
सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो सकर्मक क्रिया का कुछ रिजल्ट होगा, कुछ आउटपुट होगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, कुछ ना कुछ उसका नतीजा होगा। लेकिन अकर्मक क्रिया का ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं होगा, कर्म के ऊपर फर्क ही नहीं होगा और कर्म की अनुपस्थिति होगी, उसका प्रभाव जो है वो सिर्फ कर्ता पर पड़ेगा। जैसे कि अलका सोएगी तो उसमें कोई कर्म ही नहीं है और उसके सोने से किसी और चीज़ को प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने फल खरीदे तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, थी हमारे पास में अकर्मक और सकर्मक क्रिया। इसके अलावा क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं, जैसे कि सहायक क्रिया की अगर हम बात करें तो सहायक क्रिया जो है वो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। ठीक है, जैसे कि मैं घर जाता हूँ। ठीक है, तो मैं घर जाता हूँ, इसमें जो है वो जाना मुख्य क्रिया है। ठीक है, लेकिन हूँ अगर हम नहीं लगाएंगे साथ में तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो हूँ इसमें क्या है, हमारे पास में सहायक क्रिया है। वे हंस रहे थे। ठीक है, तो ग्रामेटिकली हम देखें तो रहे जो है वो हमारे पास में क्रिया थी, वहां पर हम स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है। तो हमारे पास में यहाँ पर हेल्पिंग क्रिया है, थे। ठीक है, सहायक क्रिया क्या है हमारे पास में, थे। तो हमारे पास में सहायक क्रियाएं क्या होती है, जो कि मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर के अर्थ को स्पष्ट करने में और पूर्ण करने में सहायता करती हैं। अब बात करें पूर्वकालिक क्रिया की, तो जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना शुरू करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, राम भोजन करके सोया। तो उसने पहले भोजन किया और उसके बाद में सोया, तो उसकी पहली क्रिया थी भोजन करना। ठीक है, तो भोजन करना जो है वो क्या है, इसकी पूर्वकालिक क्रिया है, जिसके करने के बाद में उसने दूसरी क्रिया की, क्या किया, सो गया। उसके बाद में आती है हमारे पास में नाम बोधक क्रिया। ठीक है, तो नाम बोधक क्रिया क्या होती है, संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। ठीक है, जैसे कि लाठी मारना। ठीक है, जब हम साथ में लिखेंगे तो लाठी मारना हो जाएगा। रक्त खोलना। ठीक है, रक्त खोलना जब हम साथ में लिखेंगे तो वो भी इकट्ठा आ जाएगा। दुखी होना भी साथ में आएगा, पीला पड़ना भी साथ में आएगा। ठीक है, जैसे कि मुसीबत देख कर के क्या हुआ, उसका चेहरा जो है वो पीला पड़ गया। ठीक है, या फिर उसकी स्थिति देख कर के राम का चेहरा पीला पड़ गया। ठीक है, या फिर दुर्घटना को देख करके किसी का मन बहुत दुखी हुआ। ओके, कि इन्हीं हरकतों से मेरा रक्त खोल उठता है। ठीक है, या माता जी ने उसको लाठी मारी। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, हमारे पास में जो संज्ञा है उसके साथ में विशेषण जुड़ रहा है, तो इनको हम नाम बोधक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। अब बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया की। तो जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उनको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो इसमें हमारे पास में पढ़ाई जो है वो क्रिया है, लेकिन कर्म हमारे पास में दो हैं। क्या है कि एक तो छात्र है, छात्रों को पढ़ाया। ठीक है, और दूसरा है कि क्या पढ़ाया, हिंदी पढ़ाई। तो हमारे पास में दो कर्म है इधर। दूसरा सेंटेंस इन्होंने दे रखा है, श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। तो इसमें मार दिया हमारे पास में जो है वो क्रिया है। ठीक है, इसमें सहायक क्रिया क्या है, दिया, और मारा, ठीक है, वो हमारे पास में मेन क्रिया है। ओके, तो अब इसमें भी हमारे पास में दो कर्म है, जैसे कि मारा, किसको मारा, राम को मारा, और क्या मारा, थप्पड़ मारा। तो हमारे पास में दो कर्म है, इनको हम द्विकर्मक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। तो जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स है, जैसे कि वह खाने लगा। ठीक है, उसने दो क्रियाएं जो वो साथ में हो रही हैं, एक तो वो खा रहा है और वो खाने लगा है। ठीक है, तो ये दोनों क्रियाएं जो है वो एक साथ आई हैं। मुझे पढ़ने दो, वह पेड़ से कूद पड़ा, मैंने किताब पढ़ ली, वह खेलती कूदती रहती है, आप आते जाते रहिए। ठीक है, इन सभी में क्या हो रहा है, हमारे पास में दो क्रियाएं जो है वो संयुक्त हो रही हैं, इनको हम संयुक्त क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो हमने अभी अभी किया शुरुआत में कि हमने सबसे पहले क्या किया था, धातु के आधार पर तीन भेद किए थे। ओके, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। उसके बाद में हमने रचना की दृष्टि से दो भेद किए हैं, अकर्मक और सकर्मक, जिसको हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है।
तो ये भी हमने स्टार्टिंग में किया कि क्रिया जो है वो हमारे पास में यौगिक भी होती है और मूल धातु भी होती है। ठीक है, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम बोलते हैं धातु। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। ठीक है, अनुकरणात्मक का मतलब होता है कि हम किसी और के कहने पर जो है वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसके लिए मैंने आपको एक और टर्म बताया। तो अनुकरण करना क्या होता है कि हम किसी का मतलब किसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पक्षी फड़फड़ाना सीखते हैं किसी से, मिमियाना भी वो बाकियों को सुन सुन के सीखते हैं। ठीक है, हिनहिनाना भी जो है वो क्या होता है कि हम दूसरे, लेकिन ये जो झुठलाना वर्ड है ये हमारे पास में क्या है, किसी से अनुकरण की हुई चीज़ नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हो कि हम इस बात को झुठला नहीं सकते, तो इसमें कोई हमारे पास में अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास में राम आता है, हाथी सोती है, घोड़ा दौड़ता है और लड़की जाती है। तो देखिए आपके पास में राम घोड़ा ये पुल्लिंग है तो इनके साथ में ता ही लगा है, लेकिन हमारे पास में स्त्रीलिंग में आती है लड़की तो लड़की के साथ में जाती लगा है, लेकिन हाथी जो है वो हमारे पास में पुल्लिंग में आता है। ठीक है, तो हाथी सोती है, हथिनी नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास में सी है वो करेक्ट हो जाएगा कि ये इसमें जो है वो हमारे पास में कर्ता के अनुसार लिंग जो है वो ठीक नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ओके, सो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले, ठीक है, वो क्या होगा, काम का नाम, उसको हम क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन है हमारे पास में सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत या संदिग्ध भूत। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पूर्ण भूत, कि मैं खाना खा चुका हूँ, ये काम पूर्ण हो चुका है। ठीक है, अब ये पहले की बात है। नेक्स्ट हमारे पास में किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। ओके, तो ऑप्शन है हमारे पास में उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध उठी, कल वे आने वाले थे। तो इसमें हमारे पास में मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ ये काम अभी चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ये जो है वो वर्तमान काल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। ऑप्शंस हैं आपके पास उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी है या उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो उसने पुस्तक पढ़ी हमारे पास में क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा, जो कि अभी अभी हमारा रिसेंट जो है वो खत्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन है गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। तो इसमें हमारे पास में जो गेहूं पिस रहा है उसमें जो हमारे पास में क्रिया का प्रभाव है वो गेहूं के ऊपर ही पड़ेगा कि उसकी स्थिति चेंज होगी, कर्म के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कर्म इसमें है नहीं, इसलिए गेहूं पिस रहा है हमारे पास में अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शंस है सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। तो इसका जो हमारे पास में वह कलकत्ता जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि सामान्य वर्तमान काल का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारे पास में निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन है श्याम भात खाता है, मैंने उसे पुस्तक दी, ज्योति रोती है और उसकी कमीज है। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि उसकी कमीज है जो है ना, इसमें तो क्रिया है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें तो क्रिया ही नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया भी नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी सारी की सारी क्रियाएं हैं। जैसे कि श्याम भात खाता है, खाएगा तो उसका फर्क क्या पड़ेगा, कर्म के ऊपर पड़ेगा कि भात जो है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कर्म क्या है, हमारे पास में भात है और भात खत्म हो जाएगा अगर वो खा रहा है या कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कर्म के ऊपर फर्क पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है हमारे पास में मैंने उसको पुस्तक दी, तो पुस्तक देंगे तो उसकी प्लेस जो है वो डिस्प्लेस होगी, यानी कि वो अपनी जगह से किसी दूसरे के पास चली जाएगी।
तो उससे भी क्या होगा, हमारे पास में सकर्मक क्रिया है। लेकिन ज्योति रोती है, अगर वो रो रही है तो उसका फर्क सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर पड़ेगा, किसी और के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि ज्योति रोती है अकर्मक क्रिया है। और याद रखिएगा कि आपको ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम किए होंगे जो कि कंप्लीट ही नहीं होंगे अपने आप में और उसमें क्रिया नहीं दी गई होगी। जैसे कि उसकी कमीज है, इसमें जो है हमारे पास में क्या है, क्रिया ही नहीं है, तो आप गलती से इसको अकर्मक क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ज्योति रोती है। तो आई होप आपको जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा आज का हमारा क्रिया का चैप्टर। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है, आपको मज़ा आया पढ़ने में और आपको सब कुछ समझ में आया, तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करें एज़लाइट इंस्टीट्यूट को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।